अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुताल्लिक़ आप हज़रात ये ख़बर जानते होंगे, अभी 2 साल कबल यूपी के इंतखाबात के सिलसिले में वो रैलियाँ निकाल रहे थे और अपील कर रहे थे लोगों से ताकि वो उनकी पार्टी को वोट दें। इसी दरमियान एक बड़ी दर्दनाक ख़बर खुलकर आई थी कि कुछ फ़िरक़ा परस्तों ने, कुछ बदबख्तों ने उनको हमला कर दिया था और अल्लाह ताला ने उनकी जान की हिफाजत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी वो सही सालिम महफूज है, लेकिन उनको बाकायदा धमकियाँ दी जाती हैं। इसी सिलसिले में आज वो अदालत पहुँचे थे। मौलाना महमूद मदनी साहब पर भी बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं। पूरी ख़बरें आज की इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक वीडियो आज आया जिसमें उनको एक अदालत में जाता हुआ, उत्तर प्रदेश की एक अदालत में उनको जाता हुआ देखा जा सकता है। सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए थे क्योंकि नाज़रीन इकराम, उनके ऊपर जो हमला हुआ था, उन फ़िरक़ा परस्तों को, जिन बदबख्तों ने उनके ऊपर हमला किया, और बड़ा ख़तरनाक तरीन वो हमला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जिसको बचाए उसका कौन क्या कुछ बिगाड़ सकता है। ओवैसी साहब को बारहा धमकियाँ दी जाती हैं और बेशुमार मरतबा उन्होंने अपने बयान में इसको लेकर, हालांकि पार्लियामेंट में जब उन पर हमला हुआ तो सिक्योरिटी दी गई तो ओवैसी साहब ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। अब ख़ुद अभी हाल ही में जो हमला हुआ है, बाबा सिद्दीकी जो मुसलमान लीडर थे और उनका इंतकाल हो गया, फिर से लोग डिमांड कर रहे हैं कि ओवैसी साहब की जान को भी ख़तरा है, इसलिए उनको सिक्योरिटी ज़रूर देनी चाहिए और ओवैसी साहब को लेनी भी चाहिए। पार्लियामेंट में ओवैसी साहब ने क्या कहा था, आप हज़रात सुनिए। करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए सर। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से। बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी सर। आपकी चिंता हमें है ना सर, मैं इसलिए सिक्योरिटी दे रहे हैं सर आपको नहीं सर। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए, आप मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मरतबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा।
और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिफाजत फरमाए। तो उसी सिलसिले में आज ओवैसी साहब कोर्ट पहुंचे थे, अदालत में उन्होंने अपने दलाइल पेश किए। ख़ुद वो बैरिस्टर हैं और वो चाहे तो अपना केस लड़ सकते हैं, लेकिन मसरूफियात उनकी अलग हैं। तो सिर्फ सुनवाई के लिए आज अदालत में ओवैसी साहब पहुंचे थे। दुआ कमेंट बॉक्स में उनके लिए दुआ फरमाएँ। मौलाना महमूद मदनी साहब के मुतालिक एक ख़बर फिर से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। अभी हाल ही में आप हजरात ने देखा होगा कि वो पार्लियामेंट के एनेक्सी हाल पहुँचे थे, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद के वो सदर होने की वजह से वक्फ बोर्ड के बिल के सिलसिले में जो तरमीमी बिल लाना चाहती है मौजूदा सरकार, उसके ख़िलाफ़ वो JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपना मौक़िफ़ और अपने दलाइल देने के लिए पहुँचे थे, जिसमें उन्होंने अपनी जमात का, अपनी जमीयत का एक मुशीर बनाया है जिसको ओवैस सुल्तान ख़ान जिसका नाम है। अब नौजवान मौलाना महमूद मदनी साहब को लेकर बड़े इल्ज़ामात ओवैस सुल्तान ख़ान के ऊपर लगा रहे हैं और मौलाना महमूद मदनी साहब पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि नौजवानों ने ट्विटर पर ट्वीट्स की बौछार कर दी है और पोस्ट और दलाइल के साथ उन्होंने बाकायदा जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा वेबसाइट है, न्यूज़ पोर्टल हैं, उनकी ख़बरें उन्होंने शेयर करके लिखा कि ओवैस सुल्तान ख़ान ऐसा शख्स है जिसने अभी CNRC के सिलसिले में कई सालों से नौजवान जो जेलों में क़ैद है उनके ख़िलाफ़ ओवैस सुल्तान ख़ान ने गवाही पेश की, जिसकी वजह से आज तक मुसलमान नौजवान जेलों में हैं। इस तरह से बाकायदा न्यूज़ पोर्टल में इस खबर को शाया किया गया था। इन खबरों को शेयर करके दलाइल के साथ मौलाना महमूद मदनी साहब पर लोग अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि ऐसे शख्स को आपने अपना मुशीर क्यों बनाया और वफ़ के सिलसिले में आप उसकी राय तलब करके हुकूमत को पेश कर रहे हैं। गोया कि आपने बिल्कुल गलत किया। इस तरह से पोस्टें आप हजरात यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। फिर एक और मरतबा मौलाना महमूद मदनी साहब पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एक शख्स को जिसने मुसलमान नौजवानों को फंसाया है और उनकी वजह से मुसलमान नौजवान जेलों में क़ैद हैं, आप इसको कैसे मुशीर बना सकते हैं। फिर से सुर्खियों में मौलाना महमूद मदनी साहब को लाया जा रहा है। अगर ये वाकई बात सच है, इस तरह से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो फिर मौलाना महमूद मदनी साहब को ऐसे शख्स से किनारा कशी और दूरी इख्तियार करनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है नाज़रीन, कमेंट करके बताएं। नाज़रीन इकराम, एक इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जाता है धूक जिहाद के नाम से, और गोदी मीडिया किस तरह से ज़रा बराबर भी अगर कोई शख्स किसी के खाने में कुछ मिलाता हुआ पकड़ा जाए और वो गलती से भी मुसलमान हो, तो गोदी मीडिया उछल कर कूद कर किस तरह से मुसलमानों को, एक शख्स की गलती को पकड़कर पूरे मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करती है। जैसे कि कोरोना हॉटस्पॉट, कोरोना बम के तौर पर मुसलमानों को, तबलीगी जमात को किस तरह से उन्होंने बदनाम किया था। फिर एक और मरतबा थूक जिहाद के नाम से मुसलमानों को बदनाम किया गया। लेकिन आज जो वीडियो वायरल हो रही है एक खातून की, हालांकि उसका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया पता नहीं किस बिल में और किसके गोद में छुपकर बैठकर वो तमाशा देख रहा है। जैसे अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि कहाँ है, कहाँ छुपकर बैठे हो, तो वो बात उसी के ऊपर सादिक आ रही है। खातून का इस वक्त वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक घर में किचन में काम करती थी, पकाने का उसका इंतज़ाम था, वो खिदमत करती थी, लेकिन कई दिनों से उसके घर के अफराद, उसके मालकीन और उसके जो घर के ज़िम्मेदार थे बीमार थे। जब चेकअप कराया गया तो रिपोर्टों में पाया गया तो उनके खाने में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जा रही हैं जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। जब CCTV कैमरा लगाया गया तो हैरान और शज़दर रह गए कि एक खातून जो किचन का काम संभालती है, वो गैर मुस्लिम है, वो किचन में पकाते हुए पेशाब अपना मिलाकर पका रही थी, जिसकी वजह से उस घर के अफराद की तबीयतें बिगड़ती चली जा रही थी। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने ख़ुद इसको ट्वीट किया है, लेकिन गोदी मीडिया पर सन्नाटा तारी है। वो छुप कर दब कर बैठ चुके हैं और वो इस पर चलाने की ज़रा बराबर भी उनके अंदर हिम्मत और ताकत नहीं। बुज़दिली की इंतहा इतनी है, मुसलमान जब कोई काम करता है तो पूरी कम्युनिटी को, पूरे मुसलमानों को बदनाम करते हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया के एंकर जो हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तकरीरें करते हैं, अब वो पता नहीं किस बिल में और किसकी गोद में बैठकर तमाशा देख रहे हैं। नाज़रीन, इस तरह की खबर खुलकर आ रही है जिस पर पूरी गोदी मीडिया पर सन्नाटा तारी है। आज की तारीख़ तक, कई सालों पहले तक मुसलमान वज़ीर आला भी हुआ करते थे, लेकिन कई साल हो चुके थे, पूरे हिंदुस्तान की कोई ऐसी रियासत नहीं थी जहाँ पर एक भी वज़ीर आला मुसलमान का हो, एक भी CM हो। लेकिन आज की जो तारीख़ है 16 अक्टूबर 2024 बरोज़े बुध फिर से एक और वज़ीर आला बने हैं। आप कमेंट करके बताएं अगर आप समझ गए हों कि किस रियासत का वज़ीर आला आज मुसलमान बना है, हल्फ लिया है।
तो नाज़रीन, वो वज़ीर आला है उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर आज उन्होंने हल्फ़ उठाया है और वो पूरे हिंदुस्तान की एक ऐसी रियासत के मुसलमान वज़ीर आला बन चुके हैं जिनको आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दीगर ज़िम्मेदारों ने ख़ुद मोदी ने उनको मुबारकबादी दी है। तो इस तरह की आज की जो अहम तरीन ख़बरें खुलकर आई हैं, इन ख़बरों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।